हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका साइंस का 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। पेपर में आप धुआं उड़ा दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको छोड़ दो और आप साइंस का ये वीडियो देखिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये हमारा एक मैराथन वीडियो है। साइंस के पूरे बुक का मैराथन वीडियो, आपका पूरा बुक का ये एक मैराथन वीडियो है। और अगर आपने साइंस का ये महत्वपूर्ण वीडियो देख लिया तो आप साइंस में 95% ज़रूर लाओगे। 100 मार्क्स में आप 95% ज़रूर लाओगे, क्योंकि इस वीडियो में आपका 1 घंटे में पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। अगर आपने हमारे साथ 1 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर लिया साइंस का ना, तो 1 घंटे में आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। इससे बाहर मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक मैराथन वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आप साइंस में 95% जरूर लाओगे। अगर आप कुछ देख रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसको छोड़ दो और साइंस का ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें हम लोग जो साइंस है उसके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे एक ही वीडियो में, आज की इसी वीडियो में। और इसी वीडियो में साइंस के पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आज की इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपके पूरे बुक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और पूरे बुक के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये मैराथन वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न साइंस के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और आपके जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये चारों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और आप साइंस में जब आप पेपर देने जाओगे तो आप सारे करके आओगे इस वीडियो को देखने के बाद और 95 मार्क्स जरूर लाओगे साइंस में। तो आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं जल्दी से और भी सब्जेक्ट का वीडियो मैराथन बनाऊंगा। इस वीडियो को बनाने के मुझे 30 दिन तक काम करने पड़े हैं इस वीडियो के लिए, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10,000 लाइक आने के बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा दूसरे सब्जेक्ट का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उड़ा दो, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर से है पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो नीचे दी गई आपका अभिक्रिया है उसके लिए कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले आप अभिक्रिया समझ लो। यहाँ लिखा हुआ है 2PbO जो कि सॉलिड है, प्लस कार्बन है, सॉलिड है, ठीक है। एंड गिव्स आउट 2Pb, ये भी सॉलिड है, एंड CO2 गैस की अवस्था में। तो देखो, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपचयित हो रहा है। अपचयित हो रहा है ना, यहाँ से हमारा जो यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो अपचयित हो ही रहा है। एंड हमारा ये उपचयित हो रहा है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़ते हैं, तो दोनों सही है लगभग। चलो देखते हैं आगे। कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो यहाँ आपके ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिए हुए हैं। पहला ए वाला, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, बी है फर्स्ट एंड थर्ड दोनों, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी हैं, या डी ए सभी। तो मैंने बताया ना पहला और दूसरा दोनों है, ठीक है। तो यहाँ आपके ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो पहला और दूसरा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना। थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लेना। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो कि 2FeCl3 + 2H2O + Y गिव्स आउट हमें दे रखा है। गिव्स आउट में क्या है कि 2FeCl2 + H2SO4 एंड प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में Y है। Y कैसे निकालोगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो Y कैसे निकालोगे, आप इस साइड और इस साइड दोनों में मिला लो। अब जो चीज़ें आपको इस साइड में ज़्यादा दिखें, आपको ज़्यादा दिखेंगे ही, क्योंकि इसमें S इधर नहीं है, इधर आप देखो यस है, इधर S नहीं है। यहाँ O जो है वो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ O केवल 2 है, तो SO2 जो है वो हमारा ज़्यादा है, तो SO2 हमारा हो जाएगा। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग समझो कि धामन सोडे का रासायनिक सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से, कि दो धामन सोडा होता है, धामन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है।
NaHCO3, V है Na2CO3 इंटू 10H2O, C है CaO Cl2 NHO NaOH, ठीक है। तो धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, उसमें पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, तो इसलिए हमारा 10H2O हो जाएगा, Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपको समझ कर ही जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, जितना मेहनत करोगे उतना कम है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, इसमें से हमारा अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl, NaHSO4 या फिर हमारा Na2SO4 या KCN। तो इसमें जिसमें हमारा हाइड्रोजन आयन है वो हमारा अम्लीय होगा, तो NaHSO4 जो होगा वो हमारा एक अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? एक अम्लीय लवण है, ठीक है। तो समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल है उसको आपको जीवाणु रहित करना है, तो उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। तो CaO Cl2 या CuCl2 CaCl2 या CaO CO3। तो बच्चों अगर आपको पेयजल को जीवाणु रहित करना है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा, CaOCl2, ठीक है। इसका प्रयोग करोगे तो हमारा जो पीने वाला जल है वो जीवाणु रहित हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, धावन सोडे का रासायनिक नाम है, जो धावन सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम। धावन सोडा जिसका मैंने फार्मूला बताया Na2CO3 इंटू 10H2O, तो H2O का कोई मूल्य नहीं है, और हमारा Na2 का हो जाएगा सोडियम और CO3 का कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धावन सोडे का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे? मैंने आपको एक पढ़ाया, सक्रियता श्रेणी पढ़ाया होगा या विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया होगा। इसमें क्या है, जो चीज़ें हाइड्रोजन के नीचे होती हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगी वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अब जो ऊपर होंगी वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेंगे, जो ऊपर होंगी। तो इसमें जो ये है ना, ये नीचे है, ये नहीं कर पाएंगी। Hg भी नीचे है, Ag भी नीचे है, Pt भी नीचे है, बस हमारा मैग्नीशियम और Zn ये ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये सब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेंगी, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा ऊपर हैं, अमीर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, धातु एवं अधातु से अभी चल रहा है कि जो मैट है, मैट में मुख्यतः होता है, जो मैट होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? देखो ऑप्शन है यहाँ FeS, Cu2S या Cu2S तथा FeS या फिर CuCO3। तो जो हमारा मैट में मुख्यतः होता है वो Cu2S एंड FeS, ठीक है, ये हमारा होता है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 तक? सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधातु है, आधातु इसमें से कौन सा है? KAl, F या Na। तो इसमें से जो हमारा F है, फ्लोरीन, ये हमारा क्या है? एक आधातु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया? आधातु हमारा F इसमें है, चारों में से हमारा F जो है वो एक आधातु है। क्वेश्चन नंबर 10 समझो कि हमारा ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। जो ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन में देखो कौन सा समूह है? इसमें कीटोन समूह है, और कीटोन समूह का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? CHO तो एल्डिहाइड हो जाता है, OH अल्कोहल हो जाता है, CO जो है वो हमारा हो जाता है कीटोन यानी कि ओन, कीटोन समूह, और OH जो है वो हमारा अलग हो जाता है, शायद एथेनोइक, ओइक वाले होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है बच्चों? एसिटिक अम्ल का तो इसका फार्मूला होता है CH3COOH, ये होता है इसका फार्मूला। यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल तो होगा नहीं, मेथेनोइक में एक ही कार्बन है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, ठीक है। हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु 1 हैं या 3 हैं या 2 हैं या 4 है, तो इसमें एक ही है। एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है वो 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 अब देखो स्टूडेंट, 13
देखो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या उपयुक्त सभी। देखो अगर आपको स्वपोषी पोषण है, स्वयं भोजन बनाते हैं ना, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं स्टूडेंट, उसके लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो सारे आवश्यक हैं, तो उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है यकृत स्रावित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यकृत है, यकृत क्या स्रावित करता है, लार या जठर रस या पित्त रस या फिर अग्नाशयिक रस। तो जो यकृत है वो क्या स्रावित करता है, यकृत जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, पित्त रस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, पित्त रस। जो यकृत है वो पित्त रस को स्रावित करता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें जाइलम क्या करता है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो स्टूडेंट जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। किस चीज़ का वहन करता है, जल का वहन करता है, मतलब जल का वहन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सारे क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य में जो वृक्क होता है जिसे किडनी कहा जाता है, एक जोड़ी होता है ना, तो वो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो बच्चों जो मनुष्य में वृक्क होता है, वृक्क वो हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन तंत्र से। जो हमारा एक्सलेटरी सिस्टम होता है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 समझो। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। जो कोशिकीय प्रक्रम होता है उसमें जो ऊर्जा मुद्रा होता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, ग्लूकोज या पायरुवेट। तो ATP जो होता है इसे हम लोग मुद्रा का घर कहते हैं, हाउस ऑफ मनी। ठीक है, मतलब ऊर्जा मुद्रा होता है। इसको ATP का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने पढ़ा रखा है ATP, NADP, DNA, RNA सारे का फुल फॉर्म पढ़ा रखा है। बस आप लोग ATP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो दो तंत्रिका कोशिका होता है उनके बीच जो खाली स्थान है उसे क्या कहते हैं, दुर्मिका, स्नेप्स या एक्सोन या आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेप्स। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। जो मानव मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन बनाने के लिए या उपयुक्त सभी। देखो मस्तिष्क सोचने के लिए भी आता है, हृदय स्पंदन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, मानव मस्तिष्क जो पूरे शरीर को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो पादप हार्मोन्स है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या साइटोकाइनिन। तो इन चारों में से कौन सा है जो पादप हार्मोन्स है, तो हमारा साइटोकाइनिन जो है ना एक पादप हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप लोग पढ़ लो। ठीक है, आप लोगों के वहाँ आ नहीं सकता, बट आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो बाद में याद करोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक, बहुत सारे बुक और बहुत सारे गाइड से लेकर बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे टॉपर्स जो बनते हैं यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में देखना यही सब आएगा पेपर में छपकर, और आप कहोगे सर जो बताया था वही आया। प्रागकोश में होते हैं। प्रागकोश में क्या होता है, वाह्य दल, अंडाशय, अंडप या प्रागकण। तो बच्चों प्रागकोश में प्रागकण होता है। क्या होता है, प्रागकण। ठीक है, प्रागकोश में क्या होता है, प्रागकण होता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो 22, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें जो है चारों में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
तो इन चारों में से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, बीजांड। तो भैया इनमें जो है वो शुक्रवाहिका एक नर जनन तंत्र का भाग है, मादा जनन तंत्र का ये भाग नहीं है। शुक्रवाहिका एक नर जनन तंत्र का भाग है, सभी को पता होगा। आपने अगर नर जनन तंत्र पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है एंड बीजांड भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है कि मुकुलन पाया जाता है। जो मुकुलन होता है वो किस में होता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमीनिया में, या फिर इसमें से सभी। तो जो मुकुलन होता है वो किस में होता है? मुकुलन जो होता है स्टूडेंट वो हमारा हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में भैया मुकुलन होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुलन का टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। जो मेंडल है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल जी ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, एक संकर संक्रांत, द्विसंकर संक्रांत, बहुत सारे नियम दिए। किस पौधे पर दिए थे? 7 लक्षण भी बताए थे। टमाटर पर, बैगन पर, मटर पर या सरसों पर? किस पौधे पर? तो कंफ्यूज मत होना भैया, मटर के पौधे पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइबम होता है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। जो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, ठीक है। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। निम्न में से शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है। शुद्ध गोल बीज इनमें से, इन जीनों में से कौन है? स्मॉल टी हमारा शुद्ध बौना होता है, मतलब शुद्ध नहीं होता बल्कि शुद्ध होता है बट प्रभावी नहीं होता। और गोल और बीज जो होते हैं, मतलब गोल बीज वो हमारा प्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल जो कैपिटल होता है ना, जैसे हमारा कैपिटल आर है, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध है। कैपिटल टी है तो वो बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध लंबा है, ठीक है। आर से मतलब होता है राउंड मतलब होता है गोल, ठीक है। तो ये समझ जाना थोड़ा सा। अगर लंबा है तो टी होगा, टी का मतलब होता है टाल मतलब कैपिटल टी होगा, तो वो समझ जाना शुद्ध लंबा है। अगला क्वेश्चन अब हमारे फिजिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, फिजिक्स से 26 नंबर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है अनंत, सी है 25 सेंटीमीटर एंड डी है -25 सेंटीमीटर। तो बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? हमेशा याद रखना बच्चों, जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। इनफाइनाइट का ये सिंबल है, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है, तो आप लोग डरना मत, सिंबल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 27 लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, देखो माइनस में है 25, तो अगर आपका दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल हो नहीं सकता। जिसमें उत्तल है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट जो उत्तल होते हैं वो प्लस होते हैं और इसमें बच्चा माइनस है। तो ये तो भैया क्रॉस हो गया, इसमें भी उत्तल है, क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस ही होगा, क्योंकि एक में हमारा जो मतलब अवतल होता है लेंस में वो प्लस हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों अवतल ही होगा, लेंस हो या फिर हमारा संभवतः दर्पण हो, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 समझो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है की प्रकाश की चाल होगी। देखो ये आपका 3 × 10⁸ है और ये 1.5 है, भाग दे दो 1.5 यानी कि 2, ये वाला हो जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। सबसे पहले सेंटीमीटर दे रखा है, तो लेंस जो होता है वो 1/f होता है, मतलब 1/f, लेकिन मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर होगा तो 100/f होगा। तो 100/f की जो है वैल्यू 50 है, ये हमारा 2 हो जाएगा। 2 डायोप्टर प्लस में 2 डायोप्टर सही है, ठीक है, 2 डायोप्टर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। जिसका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है।
कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो जो स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ नेत्र का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है। ठीक है, स्वस्थ आंख का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगला देखो 31 नंबर क्वेश्चन बच्चों, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से अगर आप आकाश देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? बैंगनी रंग का, नीला रंग का, काला रंग का, सफेद रंग का। तो चंद्रमा से जैसे आप आकाश को देखोगे तो आप बिल्कुल पास होता है, तो इसलिए हमारा काला दिखाई देगा, ब्लैक। ठीक है, काला, काला रंग का दिखाई देगा। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब बच्चों आ जाओ 32 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ओम, ओम मीटर, ओम मीटर, मीटर प्रति ओम। तो स्टूडेंट, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का सारे को पता होगा, मात्रक ओम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसका आंसर बच्चे ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 3, 3.6 × 10 की पावर 3, एंड यहाँ 3.6 × 10 की पावर 5, 3.6 × 10 की पावर 4, 3.6 × 10 की पावर 6। तो 1 किलोवाट घंटा में भैया 3.6 × 10 की पावर 6 होता है। मैंने ऑलरेडी निकालना सिखाया है, अगर आप नहीं जानते हो कैसे निकाला जाता है तो विद्युत वाला चैप्टर देख लेना, समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, पढ़ा रखा है, सर्च कर लेना विद्युत चैप्टर बाई सरमन लेक्चर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक जो गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो वो चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, तो दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 35 लास्ट क्वेश्चन, V, A और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। फाई बराबर VA, एंड V ऑप्शन है V फाई × A, एंड C है A बराबर V × फाई, एंड D है A × V × फाई बराबर 1। तो फाई = VA हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हैं बच्चों साइंस के 35 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आपने तैयार कर लिया तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, टाइप भी कर लेना। ठीक है, तो पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं केमिस्ट्री से, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का पहला लघुत्तरीय प्रश्न, और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2020 में, 2023 में, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और एनसीईआरटी का भी है, तो आप लोग ये गेस कर सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 में, 2023 में, 2022 में, मतलब बहुत ही बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको तैयार ही कर लेना है। देखो क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी, जिसे हम लोग दहन कहते हैं, क्या कहते हैं? दहन, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? मतलब जो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, उसका क्या अर्थ होता है? उदाहरण से समझाइए, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो सबसे पहले आप समझो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बच्चों। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। मतलब जैसे हम लोग 2A और +B कराते हैं ना, मतलब 2 अभिक्रियाएं, तो A भी बने लेकिन साथ में ऊष्मा भी बने। ठीक है, मतलब 2 अभिक्रिया हो, जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, जैसे जो चीज बनता है, हम लोग बनाते हैं, उत्पाद बनता है, उसके साथ साथ भैया ऊष्मा भी निकले, प्लस ऊष्मा बाहर निकले, तो वो समझ जाना कि हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है यार, तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम क्या करते हैं, किसी चीज का दहन करते हैं, दहन करोगे तभी ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दहन किसका करते हैं हम लोग? CH4 का। मतलब हमारा ये CH4 क्या है? मेथेन है, मेथेन। ठीक है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, इसका दहन करते हैं बच्चों, ये हमारी गैस की अवस्था में होता है। इसका जब आप लोग दहन करोगे, मतलब O2 आपका जुड़ जाएगा। क्यों? 2O2, क्योंकि भाई दहन करना मतलब ऑक्सीजन का ऐसे अभिक्रिया कराना। ठीक है, तो ये हमारा जुड़ गया। ठीक है, 2O2, तो हमारा क्या बनेगा? बनेगा बच्चों CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा बन जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा, एंड प्लस हमारा 2H2O, यानी कि वाटर भी बाहर निकल जाएगा।
ये भी गैस की अवस्था में सारे हैं, ये ध्यान रखना। बट प्लस हमारा जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा वो प्लस हो जाएगा। प्लस ऊष्मा का मतलब होता है जो ऊष्मा है वो भी बाहर निकलेगा एज ए ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा का मतलब है जैसे हमारा एक गैस की तरह, भाप की तरह, किसी भी तरह से हमारी ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो ये हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। समझ में आ गया। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना, अपनी तरफ अवशोषित करना। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखना है, इसका मैं सरल सा एग्जाम्पल बता देता हूं। N2 + O2 यानी कि हमारा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती हैं, N2NO, और 2NO बना दिया और माइनस ऊष्मा। माइनस ऊष्मा का मतलब क्या है बच्चों, माइनस ऊष्मा का मतलब होता है कि ऊष्मा को अपनी तरफ अवशोषित करना। इट इज ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हमारा लघु उत्तरीय का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझो। देखो दूसरा हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अम्ल क्षार एवं लवण का। जो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार ही कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लिखा हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है जैसे अम्ल है और क्षार है, उसके साथ में मतलब अम्ल और क्षार का आपस में अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अम्ल तथा क्षार जो होते हैं, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है तथा जल बनता है। क्या बनता है, लवण तथा जल प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यही जो हमारी अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब कहोगे सर इसका एग्जाम्पल बता देते तो मजा आ जाता। तो भाई एग्जाम्पल समझ लो, जैसे हमारा NaOH है, NaOH OH है तो वो हमारा क्या हो गया बच्चों, क्षार है, और प्लस हमारी HCl है, वो क्या हो गया HCl, जिसमें हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, अम्ल है। अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो आपने बताया अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं। तो यहाँ से Na चला आएगा, यहाँ से Cl, तो NaCl बन जाएगा जो कि हमारा लवण है, और प्लस पानी यानी कि जल हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। यही तो है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। इट इज क्षार, ये हमारा क्षार है, ये बच्चों अम्ल है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके ये हमारा लवण है, सॉरी लवण है, क्योंकि हमारा NaCl नमक जो होता है वो लवण होता है, और ये जल है। बस हो गया। किसी भी आप अम्ल पे किसी भी क्षार को लेकर आप अभिक्रिया कराओगे लवण तथा जल ही मिलेगा, और वो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। और लवण बनता है इसलिए अगर आप लवण की परिभाषा पूछे तो भी यही बता सकते हो, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से। और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहना ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना सकें, मजा आएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि क्या होता है जब वाले हमारे, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण देना है। तो रासायनिक समीकरण में पहला हमारा देखो, पहला सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको गर्म करने पर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें गर्म करना है, ठीक है। तो जब आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। इसको गर्म करना है, इसका 2 मॉलिक्यूल्स कर लो, ठीक है। गर्म करने का मतलब है बच्चों यहाँ डेल्टा का चिन्ह लगा दो, गर्म करना हो गया, ठीक है। अब हमारा बनेगा क्या, ध्यान से समझना, Na2CO3 यानी कि हमारा ये क्या बना, ये सोडियम कार्बोनेट बना, प्लस H2O जल बाहर निकल जाएगा, और प्लस CO2 हमारा हो जाएगा। बस ये हमारा हो गया, बन गया बच्चों। यही हमारा गर्म करोगे बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बस ये हमारा पहला रिएक्शन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा मैं आपको बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब हमारा बच्चों है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4 से अमोनियम और Cl से क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसको भी डबल हैंडेड रिएक्शन करा दो, ठीक है। डबल हैंडेड रिएक्शन मतलब ऐसे, सॉरी ऐसे कर दो, ये भी हमें गर्म करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गर्म करोगे तो हमारा बच्चों NH3 बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया NH3 प्लस HCl, ये भैया आपका अमोनियम क्लोराइड गर्म हो गया। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक साथ ही कराया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। व्यंजक चूर्ण से क्लोरीन कैसे बनाएं, जो व्यंजक चूर्ण है उससे हम लोग क्लोरीन कैसे बनाएं, तो बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप व्यंजक चूर्ण ले लो। व्यंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, सारे स्टूडेंट को पता है, CaOCl2, ये हमारा व्यंजक चूर्ण है।
और इसमें आप H2SO4 से अभिक्रिया करा दो सल्फ्यूरिक अम्ल से। जैसे अभिक्रिया कराओगे बच्चों हमारा CaSO4 बाहर आपका बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा और प्लस हमें क्लोरीन बन जाएगा, जिसे आप लोग कहते हो Cl2। बस यही तो हमें बनाना था, क्लोरीन बन गया बस। ठीक है, क्लोरीन कैसे बनाए, क्लोरीन बन गया, किससे हमारा बना है, इससे बना है हमारा क्लोरीन, तो क्लोरीन बनाना था, ये लो क्लोरीन बन गया। खाओ आराम से एंजॉय करो। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या होता है, जबकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और आप लोग तैयार कर लेना। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। देखो 2016, 18, 20, 22 में आया हुआ है कि निस्तापन जो होता है, भर्जन निस्तापन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता करें ये निस्तापन है ये भर्जन है, या ये भर्जन है ये निस्तापन है। तो बहुत आसान है। देखो इसका मतलब है कि निस्तापन में जो अयस्क होता है, निस्तापन में क्या, जो अयस्क है उसको निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म किया जाता है। निस्तापन में क्या करते हैं, जो अयस्क होता है जिससे हमारा बनता है उसको निम्न ताप पर और कम वायु या फिर बहुत कम मात्रा या अनुपस्थित कर दो में गर्म किया जाता है। जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप, देखो उसका विपरीत है, उच्च ताप पर बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। बस छोटे से पॉइंट तैयार करो, पूरा क्वेश्चन लघु उत्तरीय तैयार हो गया। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग समझो, बस है कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ स्टूडेंट। लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एनसीईआरटी का 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 हर साल आते हैं, तो भैया 2023 में भी आएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी आपको बताना है, व्हाट इज समजातीय श्रेणी। ठीक है, देखो समजातीय श्रेणी का नाम ही स्पष्ट है, समान जाति। सम मतलब समान, जाति मतलब जाति, जिनके जाति समान हो। अब जाति में क्या आते हैं, क्रियात्मक समूह और सामान्य सूत्र आते हैं। ठीक है, ये 2 जाति हैं, जैसे हमारे में होता है ना हिंदू मुस्लिम, ऐसे इसमें है क्रियात्मक समूह और सामान्य सूत्र। तो देखो कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका या जिनका क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है एवं समान सूत्र और सामान्य सूत्र एक जैसा हो, तो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। बहुत आसान है, चाहे क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, चाहे हमारे सामान्य सूत्र एक जैसा हो। भाई एक जैसे हो तो वो हमारे हो जाएंगे समजातीय श्रेणी। जैसे हम सारे एक ही समूह के लेते हैं, जैसे हमारा बच्चों है मेथेनॉल। मेथेनॉल, भाई मेथेनॉल जो है इसका फार्मूला क्या होता है, CH3OH। अब मेथेनॉल के साथ जब हम लोग एथेनॉल लेंगे तो वो हमारा एक ही मतलब क्रियात्मक समूह है इसमें बच्चों, एथेनॉल में, क्योंकि CH3 CH2OH, इसमें भी OH समूह है। अगर आप प्रोपेनॉल लोगे, ये सारे हमारे एक ही समूह के हैं, क्योंकि ये इसमें सारे के हमारे क्या है, क्रियात्मक समूह एक जैसे हैं। तो प्रोपेनॉल का क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH, तो ये सारे हमारे एक जैसे हैं, तो भैया ये हमारे क्या हो जाएंगे, समजातीय श्रेणी। क्या हो जाएंगे, समजातीय श्रेणी, क्योंकि इसमें सारे में देखो लास्ट में OH लगा हुआ है ना, OH OH OH, तो हो गया ना। अगला देखो, इसको लक्षण समझ लो। लक्षण का मतलब कुछ गुण होते हैं जो समझना जरूरी है। पहला, सभी का सामान्य सूत्र एक जैसा हो तो हमारा वो क्या होगा, समजातीय श्रेणी। या फिर सभी के क्रियात्मक समूह एक जैसे हो तो वो भी हमारे क्या होंगे, समजातीय श्रेणी। या फिर प्रत्येक क्रमागत सदस्य में CH2 का अंतर हो तो वो भी हमारा क्या होगा, समजातीय श्रेणी। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्य का जो गुणधर्म है वो पता कर सकते हैं। भाई एक का पता करोगे, सारे का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सामान्य गुणसूत्र पता, सामान्य गुणधर्म पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है बच्चों समजातीय श्रेणी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। 4 पॉइंट ये हैं, लक्षण और थोड़ा सा एग्जाम्पल और इनका परिभाषा, बस। तो ये हमारा है समजातीय श्रेणी और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए भैया, पधार रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस जो बायोलॉजी से हैं, और अगर आप इन सबको तैयार कर लेते हो तो समझ लो आप बादशाह बन जाओगे, क्योंकि मेहनत करने वाला ही बादशाह होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, रुधिर तथा लसिका में अंतर। जो रुधिर होता है तथा लसिका में क्या डिफरेंस है, पहला हम समझेंगे रुधिर में क्या डिफरेंस है, रुधिर
के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे लसिका वेग के बारे में। एक एक अंतर को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो पहले हम लोग समझते हैं रुधिर का पहला अंतर। यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। यह कैसा होता है? गहरे लाल रंग का होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और ये क्या होता है? यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। तो मतलब ये गहरे लाल रंग का होता है, ये रंगहीन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। जो रुधिर होता है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। भाई रुधिर को हीमोग्लोबिन ही कहा जाता है। तो रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये रंगहीन होता है। अगर इसमें भी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है तो इसका भी रंग लाल होता, ठीक है, जैसे खून का रंग लाल होता है। तो लसिका रंगहीन है, इसलिए इसमें कोई भी रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला देखो तीसरा नंबर पॉइंट कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में होता है। जो रुधिर होता है, रुधिर में प्रोटीन्स क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। भाई रुधिर की तुलना में हमारे लसिका में प्रोटीन्स कम मात्रा में होते हैं, ठीक है, क्योंकि रुधिर में तो भाई प्रोटीन्स होंगे ही। अगला, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। भाई रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा लिख सकते हो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा भी लिख सकते हो, ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ सकते हो। 5 नंबर, यह रुधिर वाहिनियों में प्रसंचित होता है और यह लसिका वाहिनियों में प्रसंचित होने के अतिरिक्त ऊतकों में भी ऊतक द्रव्य की तरह रहता है, ठीक है। ये भाई लसिका वाहिनियों में प्रसंचित होता है बट ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। तो ये 5 पॉइंट हैं, 5 डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे हमारे मेल फीमेल में डिफरेंस होता है, रुधिर लसिका में अंतर होता है, जाइलम फ्लोएम में अंतर होता है, और भी हमारे हैं और याद नहीं है, फिर और भी अंतर तैयार कर लेना। वैसे रुधिर और लसिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धमनी तथा सिरा में भी अंतर भाई इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा मेहनत कर लेना। धमनी और सिरा का भी तैयार कर लेना, धमनी एंड सिरा इसका भी तैयार कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना ना, 1-2 क्वेश्चंस और तैयार कर लेना, मजा आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आप तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन आओ बच्चों, बहुत बड़े भी नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो ये हमारा नियंत्रण एवं समन्वय का एक क्वेश्चन आ गया कि मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कम स्रावण से होता है। मतलब जो मधुमेह रोग होता है वो किस हार्मोन्स का कम आपके अंदर स्राव होता है जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट है और आप लोग भाई तैयार कर लेना अगर इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। देखो जो मधुमेह है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स इंसुलिन है। इंसुलिन नाम तो सुना ही होगा, नाम ही काफी है इनका, इंसुलिन, ठीक है। यह अग्नाशय, जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में बनता है। जो आपके अंदर अग्नाशय है ना, आपके शरीर की बनावट ऐसी है कि शायद देख लो तो मजा नहीं आएगा, तो वैसे है अग्नाशय आपके अंदर है और उसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में पाया जाता है, उसके अंदर बनता है। तो ये तो बहुत आसान है, बट भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि आसान तो मैं मानता हूं है बट भूल जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है आसान के साथ साथ। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार का महत्व समझाइए। जो परिवार नियोजन होता है उससे आप क्या समझते हो, छोटे परिवार का महत्व भी समझाना है। तो स्टूडेंट जो परिवार नियोजन होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर, जो परिवार कल्याण के लिए, अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए, कल्याण करने के लिए जो बच्चों की संख्या है उसको सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। मतलब बच्चों की संख्या सीमित रखो, ज्यादा बच्चे ना हो, ठीक है, 2 हम 2 हमारे 2 ये रूल अप्लाई करो। 2 बच्चे हों, आराम से पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे ले जाओ, बस इतना बहुत है, ठीक है। घर को चेंज करने के लिए, आपकी गरीबी दूर करने के लिए एक ही बच्चा काफी है, अगर मेहनत करे तो, अगर ना करे तो एक ही बच्चा बर्बाद भी कर देता है। तो देखो परिवार कल्याण है तो बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहते हैं। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी, अगर परिवार जो है जिस फैमिली में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी होगा और उसका जीवन जो है, रहन सहन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गया परिवार नियोजन क्या होता है और छोटे परिवार का महत्व क्या होता है, ये दोनों चीजें मैंने आपको इसमें समझा दिया। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बायोलॉजी का एक बहुत ज्यादा अनुवांशिकता एवं जैव विकास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में डिफरेंस क्या है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो सुन लो। लक्षण प्रारूप जिन्हें आपका फिनोटाइप होता है, जीन प्रारूप जिनका नाम जीनोटाइप होता है, ठीक है।
तो इसमें हम लोग समझते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूप में डिफरेंस समझते हैं। देखो, आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो, मतलब दिखने में जीव चाहे जैसा हो, ठीक है, बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, बौना हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीव जो है वो चाहे जैसा हो, बट जो उनका जीन है वो एक समान होना चाहिए। जो जीनी संरचना है, जो उनका जीन है, ठीक है, वो एक जैसा, उनकी संरचना एक जैसा होना चाहिए। वो हमारा जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूप कहते हैं। एंड फिनोटाइप का उसका मेन उल्टा है। देखो, फिनोटाइप लक्षण में क्या है कि जीन किसी भी प्रकार का हो, अब इसमें जीन से कोई वास्ता नहीं है, जीन किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, जैसा भी हो, कोई डिफरेंस नहीं है, बस जीन किसी भी प्रकार का हो या तो बाह्य रूप से समान लक्षण हो, उनके जो लक्षण है वो समान है। देखो, लंबा जैसे लंबा है, कैपिटल टी, ये बिल्कुल शुद्ध लंबा है भाई, लंबा है, शुद्ध हो या अशुद्ध हो कोई दिक्कत नहीं। बट कैपिटल टी स्मॉल टी ये बिल्कुल शुद्ध लंबा नहीं है, बट लंबा है। तो इनके जीन एक समान नहीं है, बट भाई लक्षण तो एक समान है, दोनों लंबे ही हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, वो फिनोटाइप में आ जाता है। अगर हमारे कैपिटल टी एक जैसे हमारे जीन है तो वो हमारे जीनोटाइप में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप में क्या है, वो लक्षण उनके समान हो, दिखने में एक समान हो तो वो फिनोटाइप, और जीन में क्या है, जीन जो है उनके एक समान हो, उनकी जीनी संरचना समान हो तो वो हमारा जीनोटाइप होता है। समझ में आया ना? अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। देखो, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बट बच्चे इसको गलत ही कर देते हैं, अक्सर मैंने देखा है, ठीक है। बट थोड़ा सा समझो, मैं आप लोगों को बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें क्या है कि पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री डायरेक्ट दे दिया है भाई क्रांतिक कोण, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, यहां लिखो वायु के सापेक्ष, जो वायु है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, इसका जो फॉर्मूला होता है भाई, क्रांतिक कोण हमें दे रखा है तो क्रांतिक कोण वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/sin सी जो है वो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण दे ही रखा है, तो भाई इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो, आप 1/sin की जगह sin जो हमारा क्रांतिक कोण दे रखा है 45 डिग्री, भाई 45 डिग्री रख दो वैल्यू, तो 1/sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगा वो ओनली √2 मिलेगा। यही हमारा आंसर हो गया, कितना आसान है, ठीक है। √2 आएगा इसका आंसर, जो हमारा द्रव का अपवर्तनांक आएगा वो √2 आएगा, ठीक है, बस। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि आसान है तो आसान लगेगा ही। अगला देखो, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर साल बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ दिया आने का, ठीक है, शर्म है नहीं, आते हैं बार बार। देखो, ये क्या है कि दो हैं, एक तो भैया दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष। ये दोनों भाई हैं और ये दोनों भाई कभी ना कभी एक बार आते ही हैं, मतलब एक ना एक को आना है, या फिर दूर वाले आएंगे या निकट वाले आएंगे, एक ना एक आएंगे ही बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दूर दृष्टि दोष, उसका डिफरेंस मैं समझा दूंगा, निकट वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, निवारण भी बताना है। देखो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या है, उन्हें दूर की वस्तु जो होती है, जो दूर है, उनको स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब जो बिल्कुल निकट रखा हुआ है, पास ही रखा हुआ है, वो वस्तु नहीं दिखाई देगा। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों से होता है। अब निकट भी इसी से बना लो, इसका उल्टा कर लो। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वो हमारा निकट वाला हो गया। लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। और हम अब आपको यह समझाते हैं, यह दोष निम्नलिखित दो कारणों से होता है। देखो, पहला है जो दूर दृष्टि दोष है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए। जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता कम हो जाए, जिससे उसकी दूरी बढ़ जाए। जब दूरी बढ़ जाती है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूरी बढ़ गई जो चीज की, वो निकट वाली नहीं दिखाई देगी, ठीक है। मैं फिगर उगर नहीं समझाऊंगा, कुछ है नहीं, समझ लेना, बट मैं आपको वैसे समझा देता हूं। दूसरा है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र गोले का व्यास
कम हो जाए। ठीक है, अब देखो इसको निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। दूर के लिए हम लोग उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का जो होता है प्रकाश का जो फैलने का क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गया। अब हम लोग भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का मैं आपको अलग से वीडियो लाऊंगा, बट छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको समझा दें। ठीक है, चलते चलते ताकि आप लोग याद रखो। देखो लिखा क्या है, लिखा हुआ है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। 25 वाट के बल्ब लगे हुए हैं, कितने बल्ब जल सकते हैं बच्चा। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ समझो क्या दिया हुआ है, कुछ दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग जो बल्ब की संख्या है उसको n कर लो। ठीक है, मतलब जो माना n बल्ब जल सकते हैं। जब आप कुछ मानोगे n x a b तभी तो निकलेगा, माना n बल्ब जल सकते हैं। जलने का मतलब है कि ऐसा नहीं, जलने का मतलब ये नहीं कि मतलब राख हो जाएंगे, नहीं, जब लाइट आती है तो बल्ब जलते हैं उस टाइप का। अब देखो हमारा V जो है वोल्ट, यानी कि 250 वोल्ट दिया हुआ है ना, एंड हमारा भाई धारा भी दे रखा है I, तब क्या है इसमें बहुत आसान है, 5 MP दिया हुआ है, एंड बस और तो कुछ नहीं दिया, 5 MP ही ना। अब देखो आप लोग एक फार्मूला लगाओ, P बराबर, देखो ध्यान से समझना, एक फार्मूला ध्यान रखना, जो अब आपका P जो है वो भी दे रखा है। P क्या है, N इंटू, मतलब देखो N बल्ब की संख्या इंटू 25 वाट के बल्ब हैं और N को हमने बल्ब की संख्या मान लिया है। ठीक है, बस देखो V दिया हुआ है I और P, अब BIP से मतलब VIP, ठीक है, इनसे एक फार्मूला बनता है क्या, P बराबर VI। अगर नहीं जानते हो तो वो तो पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ाया भी गया है, P बराबर VI, ये फार्मूला देख लेना। ठीक है, बस इसी पर रखो, वैल्यू आ जाएगा। देखो अब देखो हमारा P दे रखा है N इंटू 25, V भी दे रखा है 250, एंड I भी दे रखा है हाँ 5। तो यहाँ n जो होगा वो 250 इंटू 5, और ये इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा 25, यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा बच्चों, n बराबर हमारा 50। ध्यान रखना 50 बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब, 50 बल्ब जल सकते हैं, बस 50 बल्ब। ठीक है, तो जो हमने n माना था उसकी वैल्यू 50 आ गई, तो 50 ही बल्ब तो जलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो हमने लघुत्तरीय प्रश्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे देखे, भी महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहला प्रश्न देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ जो बेकिंग पाउडर होता है, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है कि जो बेकिंग पाउडर है या जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ बताना है। जो उपयोग होता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सबको बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो हमारा बेकिंग सोडा उसका रासायनिक नाम और उसका अणुसूत्र। देखो जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसका अणुसूत्र है, देखो सोडियम का Na हो जाएगा, बाई का H लगा देना, कार्बोनेट का CO3, NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका अणुसूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। बनाने की विधि समझ लो, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनता है या प्राप्त होता है। बहुत आसान है बनाने की विधि, रिएक्शन थोड़ा सा हार्ड है, बट यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अगर आप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका NaHCO3 बन जाएगा। चलो मैं आप लोगों को बनाने की विधि के साथ रिएक्शन समझाता हूं। जैसे रिएक्शन है 2NaOH। NaOH क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में क्या प्रवाहित करना, CO2। तो यहाँ CO2 प्रवाहित कर दो। ठीक है, CO2 आपने प्रवाहित करा तो फिर आपका बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। अभी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं बना, अभी सोडियम कार्बोनेट बना है, हमें बनाना क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें Na2CO3 जो है, Na2CO3 में दोबारा और ये H2O इसका जलीय विलयन,
दोबारा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना पड़ेगा, इसमें हमें दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना पड़ेगा, तो हमें 2NaHCO3 मिल जाएगा। और यही हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हमें बनाना था, ठीक है, बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यही है, हमें NaHCO3 ही तो बनाना था। यहां देखो सूत्र क्या है, NaHCO3 बेकिंग सोडा, तो बस बन गया। ठीक है, अब देखो इसका भौतिक गुण समझो। भौतिक गुण में फर्स्ट है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलेय पदार्थ है। यह एक सफेद रंग का होता है, जो दिखाई देता है वो भौतिक गुण होता है, और जल में अल्पविलेय होता है, बिल्कुल नहीं घुल जाता, उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं। और इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन है, इसलिए इसका जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बनाने की विधि, भौतिक गुण। अब हम लोग रासायनिक गुण और उपयोग को समझते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारा रासायनिक गुण आता है। रासायनिक गुण में फर्स्ट वाला समझिए कि इसे गर्म करने पर Na2CO3 तथा CO2 में टूट जाता है। जब हम इसमें इसको गर्म करते हैं, जैसे हमारा 2NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जब गर्म किया जाता है, डेल्टा लगा दो गर्म करने का, या फिर लिख दो गर्म करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या मिलता है, हमें Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, H2O एंड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखो CO2 में टूट जाता है, Na2CO3 एंड प्लस H2O प्लस CO2 में टूट गया। हमने इसको गर्म किया सोडियम बाइकार्बोनेट को, हमारा बना सोडियम कार्बोनेट और जल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा रिएक्शन समझो, यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब हम इसे तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तनु अम्ल का मतलब है जैसे NaHCO3, इसकी क्रिया हमने किसने कराई, HCl, जो हमारा तनु अम्ल है, इससे क्रिया कराया तो हमारा NaCl एक लवण है, नमक है, प्लस हमारा H2O बनेगा जल, और प्लस हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। ये दूसरा रासायनिक गुण है। अब देखो उपयोग समझ लो स्टूडेंट। उपयोग का मतलब है, पहला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में कोई चीज बनाना है तो इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरा, अमाशय की अम्लता, जो आपका इनो वगैरह बनता है, हमारा अमाशय में जो अम्लीयता होता है उसको दूर करने में। तीसरा, चर्म रोगों के निदान में, जिनको चर्म रोग हो जाता है उनके निदान में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपको बेकिंग सोडा बोर्ड एग्जाम में आए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो पहले आपको क्या लिखना है, इनका नाम, जो अणुसूत्र और रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु चैप्टर में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, जो कि हमारा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, उनका आपको परिभाषा देना है, अच्छे से श्रेणी लिखना है, और फिर उनके अनुप्रयोग हैं, 2 उनके अनुप्रयोग हैं, उसको भी बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 99% गेस है कि आएगा। देखो, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है, जिसको हम लोग दूसरा नाम विद्युत रासायनिक श्रेणी कह सकते हैं, वह सूची है जिसमें जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है, जो धातुओं की क्रियाशीलता, जैसे धातु जितना अधिक क्रियाशील होगा, जितना कम क्रियाशील होगा, उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसी श्रेणी को धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अवरोही क्रम का मतलब सबसे ऊपर जो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, जैसे हमारा पोटेशियम सबसे अधिक है, फिर सोडियम है, फिर Ca से कैल्शियम, Mc से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से आपका लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखो, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील का मतलब इनके पास ज़्यादा पैसे हैं या ज़्यादा अमीर हैं। नीचे वालों को आसानी से विस्थापित कर सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हैं, उनका स्थान स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। फिर जैसा नीचे आते जाओगे वो घटती अभिक्रियाशीलता मिलेगी। घटती अभिक्रियाशीलता का मतलब है इसका जो अभिक्रियाशीलता है वो घटेगा। फिर आपको सबसे नीचे आओगे तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो है Au, सिल्वर, आपका सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ये सब बहुत कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ये आपका एक सक्रियता श्रेणी का टेबल है, इसको तैयार कर लेना थोड़ा सा। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो भी बता देना, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब इनके अनुप्रयोग समझते हैं। अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट समझो। देखो, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। ठीक है,
जो हमारा विद्युत रासायनिक सरणी है इसे हम पता कर सकते हैं कौन सी तत्व है जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, जैसे अगर Zn Fe और H में कहा जाए कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है तो Zn है, क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, तो और दूसरा देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। कि देखो जो हमारा हाइड्रोजन से नीचे है, देखो हाइड्रोजन के नीचे ये 3 से 4 चीजें हैं, तो ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो ऊपर हैं वो केवल अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे, क्योंकि ये स्वयं हाइड्रोजन से ज़्यादा गरीब हैं, तो वो कैसे विस्थापित करेंगे? अपने अमीर वालों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये जो हैं ये विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाले जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वही कर पाएंगे, नीचे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में यही पूछा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, वो भी मैंने बता दिया, टेबल भी समझा दिया, एंड आपको अनुप्रयोग भी 2 समझा दिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप लोगों को उसको ज़रूर तैयार करके जाना है। ठीक है, और बहुत ही बार पूछा गया है। वो कौन सा है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ अगला जो हमारा है वो है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप साबुनीकरण पर टिप्पणी कैसे लिखोगे? रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जो साबुनीकरण है उसकी परिभाषा लिख दो टिप्पणी करने से पहले, फिर आप उसका रिएक्शन लिख देना। रिएक्शन परिभाषा ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम, जो हमारा सोडियम तथा पोटेशियम लवण, सोडियम तथा पोटेशियम लवण से NaCl, KCl ये सब, या NaMOH, KOH, ठीक है, लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन की परिभाषा छोटा सा है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण हमारे साबुन कहलाते हैं, और यह तेलों और वसाओं के तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि हमारा जो पोट यहाँ केवल KOH कर देना। ठीक है, KOH तो हमारा वो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि के से पोटेशियम होता है। जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बस साबुनीकरण में यही इतना है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण हमारा साबुन कहलाता है। साबुन का डिफिनेशन हो गया। बनाना कैसे है? बनाना ऐसा है कि ये तेलों, जो तेल होते हैं, और वसाओं के तनु NaOH या KOH, ठीक है, KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब रिएक्शन तो मैंने बताया थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा साबुन बनाने का। अभिक्रिया नीचे समझो साबुनीकरण का। देखो सबसे पहले हमें लेना है वसा या ट्राइसेटेरिन, क्योंकि हमने बताया ना कि वसा से बनता है। तो ट्राइसेटेरिन का सूत्र थोड़ा सा आप लोग समझना। देखो CH2OCO C17H35, कार्बन के नीचे एक बॉन्ड लगाना है, फिर आपको लिखना है CHO लिखना है। फिर देखो यही चीज़ केवल 2 हटा देना है, CO C17H35, फिर जो ऊपर वाला सेम है उस चीज़ को लिख देना है CH2OCO C17H35। बस फिर अब आपको क्या करना है, हमें 3NaOH लेना है, 3NaOH। फिर गिब्स आउट हमें मिलेगा, भी मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या क्या है। फिर हमें मिलेगा, ये मिलेगा क्या, ग्लिसरॉल, जो कि आपको फार्मूला पता होगा CH2OH। तो यहाँ से CH2 लेना है, यहाँ से OH एक लेना है, फिर इसके नीचे CH यहाँ से लेना है, OH यहाँ से, क्योंकि यहाँ OH की संख्या 3 है, मैंने आगे 3 लगा दिया है। फिर CH2OH प्लस हमारा साबुन बन जाएगा। साबुन का फार्मूला देख लो भाई क्या है, 3C17H35 COONA। ठीक है, नाम क्लियर कर दें क्या क्या है। देखो ये हमारा है ट्राइसीटेरिन, सीटेरिन है ना, जिसे हम लोग वसा कह सकते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ग्लिसरॉल है। और ये हमारा साबुन है। ठीक है, बस ये रिएक्शन से याद रखना। ये नाम मैंने बता दिया है, नाम भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है,
नाम याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस यही है सागुनीकरण। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अब एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का। बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के देखो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। जैसे पाचन तंत्र बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। उत्सर्जन तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। लिंग निर्धारण भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये 3 से 4 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। चौथा मैं आपको बता रहा हूं यहां मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम है उसके बारे में। तो मेंडल की आनुवंशिकता का 3 नियम था। देखो मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम। तीनों नियम को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम, ये मेंडल के 3 नियम थे। फर्स्ट उन्होंने प्रभाविता का नियम, सेकंड पृथक्करण का नियम, थर्ड हमारा स्वतंत्र अभिमन का नियम। प्रभाविता का मतलब होता है प्रभावी लक्षण जो अपना लक्षण प्रदर्शित करे। पृथक्करण का मतलब होता है कि मतलब पृथक्करण टूटना। स्वतंत्र अभिमन का मतलब होता है कि वो भी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है लेकिन इसमें स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रभाविता के नियम से। तो प्रभाविता का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का मतलब होता है जैसे हमारा लंबा पौधा आपने लिया, लंबा पौधा और बौना पौधा, लंबा और बौना, इन दोनों के बीच संकरण कराया तो हमारा जो लंबा होता है प्रभावी होता है, ठीक है, तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा प्रभाविता के नियम में। और बौना वाला अप्रभावी है, वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। तो प्रभाविता के नियम में बस यही करना है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी नहीं। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, अप्रभावी वाला बिल्कुल नहीं प्रदर्शित करता है, जो हमारे प्रभाविता के नियम में। तो प्रभावी लक्षण हमारे जैसे लंबा है, कैपिटल टी, टेल मतलब होता है लंबा। अब हमें स्मॉल टी का मतलब बौना लेना है, मतलब इसका स्मॉल लेना है अप्रभावी में। तो हमारा लंबा जो है वो प्रभावी है और बौना जो है वो हमारा अप्रभावी है। लंबा क्या है बच्चों? लंबा जो हमारा है वो कैपिटल टी है और स्मॉल टी हमारा बौना है वो अप्रभावी है। अब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया तो यहाँ से एक कैपिटल टी आया और यहाँ से एक स्मॉल टी आया, तो हमारा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनकर लंबा बना प्रभावी। ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा नहीं है लेकिन लंबा है, क्योंकि आगे कैपिटल टी है और स्मॉल टी दोनों है, इसलिए शुद्ध लंबा नहीं है, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, क्योंकि हमारा कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो शुद्ध है लेकिन ये हमारे लंबा है, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित किया, तो समझ जाना वो हमारा प्रभावी लक्षण का मतलब प्रभाविता का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अभिमन का नियम समझने से पहले पृथक्करण का नियम समझ लो। देखो कारक जो है, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है। मैंने बताया ना टूटना, पृथक्करण का मतलब अलग अलग होना, तो यहाँ अलग ही तो हुआ कि कारक जो है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है और इसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो जैसे हमारा लंबा है बौना है, कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी बौना। अब ये कारक है, कारक युग्मक बनते समय ये आधे आधे अलग अलग हो गए, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, मतलब जो कारक है वो युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो गए। आधा आधा देखो हमारा कारक जो है युग्मक बनते समय आधा आधा अलग हो गए, 50% अलग हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों पृथक्करण का नियम। अब समझेंगे, पहले हम लोगों ने समझा प्रभाविता का नियम, फिर हम लोग पृथक्करण का नियम, अब हम स्वतंत्र अभिमन का नियम समझेंगे। तीसरा जो हमारे मेंडल का तीसरा नियम था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र अभिमन का नियम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है तो इंपॉर्टेंट है। जो चीज ज्यादा बार आए वो इंपॉर्टेंट होता है। देखो स्वतंत्र अभिमन का नियम, जब दो लक्षण का मतलब होता है जैसे हमारा गोल और झुर्रीदार और पीला और हरा, ये दो लक्षण है, ठीक है। 2 लक्षण का मतलब 4 चीजें रहेंगी, 2 लक्षण हो जाएगा। 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, इसमें दोनों स्वतंत्र होते हैं, कोई प्रभावी नहीं करते हैं और इसमें हमारे तीनों नियम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। देखो गोल और पीला, यहां से देखो पृथक हुआ तो मतलब पृथक्करण का नियम अलग अलग हुए और फिर इसी में स्वतंत्र अभिमन और प्रभाविता का नियम दोनों आ जाता है। देखो
देखो ध्यान से, ये हमारा गोल का मतलब होता है राउंड, राउंड का मतलब आर आर, ठीक है। और इसका इस्तेमाल लेना है झुर्रीदार में, यानी कि हमारा स्मॉल आर, ठीक है। पीला का मतलब होता है येलो, वाई वाई, और यहाँ स्मॉल वाई हरा का लेना है। देखो गोल जो है ये प्रभावी है और झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी है, और ये हमारा पीला जो है प्रभावी और ये अप्रभावी। देखो मैंने प्रभावी को एक तरफ और अप्रभावी को एक तरफ रखा है ताकि ज़्यादा बेटर समझ में आए। अब देखो यहाँ से एक कैपिटल टी अलग हो गया, एक स्मॉल वाई अलग हो गया, सॉरी कैपिटल आर और कैपिटल वाई अलग अलग हो गए। यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई अलग अलग हो गए, दोनों मिलकर हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल पीला बनाया। गोल पीला का मतलब होता है कि हमारे प्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित किया, तो यहाँ प्रभाविता का नियम भी फॉलो किया, एंड यहाँ से अलग हुए पृथक्करण का नियम भी फॉलो हुआ, और स्वतंत्र अभिमन का नियम तो है ही, ठीक है। तो तीनों नियम हमारे इसमें फॉलो हो जाते हैं। तो आपको मेंडल के तीनों नियम समझ में आ गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। आपके लिए गोल्डन चांस से तैयार कर लिए तो 99% आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये तीनों नियम आपका तैयार हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब तो, ठीक है। अब देखो हमारा आता है फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों नियम आपने पढ़ लिया तो हमारा फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ये आपके फिजिक्स का राजा है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर साल रिकॉर्ड है कि आता ही आता है। देखो विद्युत मोटर, देखो आपके जो फिजिक्स है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई, हमारे प्रकाश से आ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, जो प्रकाश है चैप्टर, ठीक है। ओम का नियम आ जाता है, एंड हमारा विद्युत मोटर तो आएगा ही, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो तैयार कर लेना। देखो विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा क्रियाविधि लिखिए। सबसे पहले विद्युत मोटर का परिभाषा समझते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो हमारा विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। जो हमारा विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। सिद्धांत समझते हैं, फिर फिगर को समझते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, कोई भी कुंडली हो, ABCD कुंडली है, उसको जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जब करंट आप उसमें फ्लो करोगे तो बल युग्म एक कार्य करने ही लगता है, जो कुंडली को उसकी अच्छे के घुमाने का कार्य करता है। जैसे आपका चक्की होता है, उसमें ऐसे जब धारा प्रवाहित से चलता रहता है ना, तो आपकी कुंडली घूमती रहती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी अच्छे पर घूमने का प्रयास करते हैं, और यदि कुंडली अपनी अच्छे पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती हैं। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो वो घूमने ही लगेंगी, ठीक है। अगर स्वतंत्र हैं तो वो घूमने लगेंगे, ठीक है। ये आपको विद्युत मोटर का परिभाषा एंड आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब कार्यविधि समझना चाहते हो ना, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर समझ लेते हैं। किसका? विद्युत मोटर का। मैं फिगर बुक से समझा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनवा रखा है, देख लेना। बुक से समझा देते हैं फिगर। देखो ऑलरेडी मैंने एक बार समझाया है तो डोंट टेंशन। देखो ABCD ये क्या है? ये हमारी एक देखो ये हमारा NS जो है, N और S ये हमारा एक क्षेत्र चुंबक है, जो कि आपका एक चुंबक है। ABCD ये हमारा एक कुंडली है। क्या है? कुंडली। और ये आपका ये जो ऐसे है आर्मेचर है, ये हमारा कुंडली के घूमने की दिशा है। ये हमारा एक चुंबक है, पता ही है। ये ब्रूस है, ये प्लस माइनस बैटरी है। ये PQM ये हमारा विभक्त वलय है। अभी आपको आगे जब समझाएंगे समझ में आएगा। ऐसे आपका विद्युत मोटर का फिगर होता है। यहाँ से धारा प्रवाहित हुआ और हमारा कुंडली ऐसे ऐसे चलने लगता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। देखो कार्यविधि समझो तब। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाएं AB तथा CD बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल युग्म कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण जो कुंडली है दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, और कुंडली के साथ साथ उसके जो सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। जो उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय, देखो कुंडली से अगर कनेक्ट है तो विभक्त वलय भी घूमेंगे, ठीक है। कनेक्ट रहता ही है। एंड इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा जो है, धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमने लगती है। बस फिगर आप लोग समझ लो भाई, फिगर आप लोग समझ लो। देखो जब AB घूमेगा AB तो CD विपरीत दिशा लगाएगी तो ये इधर की तरफ मारेगा, ये इधर की तरफ मारेगा, तो ऐसे 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 कुंडली घूमने लगती है, ठीक है। मतलब दोनों विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। अगर कोई इधर की तरफ ऐसे मार रहा है, एक इधर की तरफ, तो देखो आधा चक्कर तो यहाँ पूरा हो गया, आधा चक्कर यहाँ से, पूरा चक्कर ऐसे ऐसे चलने लगता है। बस यही तो समझना है इसमें। विभक्त वलय का महत्व। विभक्त वलय का कार्य है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का बुरुशों से संपर्क हो जाता है, ठीक है।
इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, तो ये हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे भैया लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, और भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन और वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा जो साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन का एक रामबाण वीडियो है, क्योंकि इसमें सही आएंगे, याद रखना, क्योंकि ये आपको पहले मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रखो। ये लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।